हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने हिमालय की बेटियां निबंध को पढ़ा था, जो कि लेखक नागार्जुन ने लिखा है। आज हम लोग एनसीईआरटी पाठ्यक्रम बसंत भाग 2 कक्षा 7 के ही पाठ संख्या 2 के प्रश्न और उत्तरों को करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पाठ का शीर्षक क्या है, निबंध का शीर्षक क्या है? हिमालय की बेटियां। इस निबंध में हिमालय और उनकी बेटियों के बारे में चर्चा की गई है। हिमालय यहाँ पर पिता है और उनकी बेटियां कौन हैं? नदियां हैं। उनकी बेटियां कौन हैं? नदियां हैं। इस पाठ में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका कि उत्तर आज हम लोग लिखेंगे। आइए, पहला है लेख से। क्या प्रश्न दिया गया है? नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है। यानी कि हम लोग बहुत पुराने जमाने से सब लोग नदियों को क्या मान रहे हैं? तो मां मान रहे हैं। लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? इस निबंध के जो लेखक हैं नागार्जुन जी, वो नदियों को और किन रूपों में देखते हैं, इस पाठ के अनुसार आइए लिखते हैं। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है। यानी कि सदियों से हम लोग जो है, हमारे दादा परदादा जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है, वो सब नदियों को क्या मानती हैं? तो किस चीज का दर्जा देती हैं? तो माँ का दर्जा देती हैं। लेकिन लेखक नागार्जुन और उन्हें किस चीज का दर्जा देना चाह रहे हैं? तो बेटियां, प्रियसी और क्या बहन के रूप में दर्जा दे रहे हैं। किस रूप में देखते हैं? किन रूपों में देखते हैं? तो बेटियां, प्रियसी और बहन के रूप में देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं हैं? इस निबंध में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी चर्चा की गई है। तो उन नदियों की क्या विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों हिमालय की पावन नदियां हैं। यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों हिमालय की कैसी नदियां हैं? पावन नदियां हैं, जो दयालु हिमालय के पिघले हुए बर्फ की एक एक बूंद से बनी है। किससे बनी है? दयालु हिमालय की पिघले हुए बर्फ के एक एक बूंद से बनी है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियां हैं, जिनमें सारी नदियों का क्या होता है? संगम होता है। यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी दो नदियां हैं। इट मीन्स नदियां क्या? वो महानदियां हैं जिनमें अन्य नदियों का भी क्या होता है? संगम होता है। यानी कि और अन्य नदियां भी उनसे क्या होती हैं? मिलती हैं। प्रश्न संख्या 3 में है, काका कालेलकर नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो आइए जानते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि नदियां क्या है? माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। नदियां क्या करती हैं? जैसे एक माँ अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, उसी तरह से नदियां भी हमारा क्या करती हैं? भरण पोषण करती हैं, बिल्कुल एक माँ की तरह। हमें पीने के लिए पानी और खेती के लिए भी पानी देती हैं। कौन? तो नदियां। अब है प्रश्न संख्या 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? लेखक कहाँ गए थे? नागार्जुन जी कहाँ चढ़े थे? हिमालय की चोटियों पर चढ़े थे। तो वहां जाने के बाद उन्होंने किन किन चीजों की चर्चा की है, किन किन चीजों की प्रशंसा की है, आइए जानते हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों,
बर्फीली चोटियों, वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों, घाटियों, विशाल मैदानों, समुद्र तथा अद्भुत हिमालय की प्रशंसा की है। इस लेख के, इस निबंध के कौन है लेखक? तो नागार्जुन जी। जब नागार्जुन जी हिमालय पर गए तो वहां पर जाकर उन्होंने जो देखा, उसके बाद उन्होंने किन किन की प्रशंसा की, तो प्रश्न हमारा यही कह रहा था। तो उत्तर हम उसी तरह से लिखेंगे कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, बर्फीली चोटियों, वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों, घाटियों, विशाल मैदानों, समुद्र तथा अद्भुत हिमालय की प्रशंसा की है। अब आगे है, पुस्तक में ही प्रश्न दिया गया है, लेख से आगे में देखिए क्या प्रश्न दिया गया है। नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं, यानी कि नदी पर और हिमालय पर बहुत सारे कवि ने क्या लिखी है? कविता लिखी है। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। यानी कि बहुत सारे कवि ने जो है हिमालय और नदी के बारे में क्या लिखी है? तो कविता लिखी है। उन्हीं में से कोई एक कविता को यहाँ पर क्या बोल रहा है? लिखने के लिए बोल रहा है और उसके बारे में वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो कविता का शीर्षक हम लेंगे हिमालय और हम। क्या है कविता का शीर्षक? हिमालय और हम। इतनी ऊंची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। अंबर में सिर पाताल चरण में, मन इसका गंगा का बचपन, तन वरन वरन मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसे प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी, इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा परदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा, इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। जैसा यह अटल अडिग अविचल, वैसे ही है भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे, गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो तुलना करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या तुलना करेंगे? हिमालय की बेटी जो कि नागार्जुन जी ने लिखा है इस निबंध को, और हिमालय और हम जो कि गोपाल सिंह नेपाली की कविता है, क्या तुलना किया जा रहा है? तो दोनों ही हिमालय के महत्व को बताती हैं। दोनों ही जो है, यानी कि हिमालय की बेटियां निबंध यानी कि लेख जो कि नागार्जुन जी ने लिखी है, और क्या है दूसरा हिमालय और हम जो कि गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखी गई कविता है।
तो दोनों ही हिमालय के महत्व को लोगों को क्या करती हैं, बताती है और दोनों में गहरे संबंध पर प्रकाश डालती है। क्या प्रकाश डालती है, यानी कि कविता में दोनों में ही हिमालय के महत्व को बताया गया है, दोनों में ही क्या हुआ है, हिमालय के गहरे संबंध के बारे में बताया गया है। कविता हिमालय और हम में हिमालय को भारत की शान और गौरव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जबकि हिमालय की बेटियां निबंध में हिमालय को पिता और नदियों को बेटियों के रूप में बताया गया है, यानी कि बेटियों के रूप में दर्शाया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय, यानी कि गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है, हिमालय और हम। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है, तो हिमालय। तथा जयशंकर प्रसाद की कविता कौन सी है, तो हिमालय के आंगन में। कौन सी कविता है, हिमालय के आंगन में। कह रहा है पढ़िए और क्या कीजिए, तुलना कीजिए, यानी तीनों की कविता को पढ़ने बोला जा रहा है और तीनों के बीच क्या किया जाने बोल रहा है, तुलना। कौन कौन सा, हिमालय की बेटियां, हिमालय और हम, और तीसरा क्या कविता है, हिमालय के आंगन में। हिमालय और हम, दूसरा हिमालय, और तीसरा कौन सी कविता बोला जा रहा है, हिमालय के आंगन में। तीनों कविता के बीच में क्या बोला जा रहा है, तो तुलना करने के लिए बोला जा रहा है। तो गोपाल सिंह नेपाली की कविता क्या है, हिमालय और हम। अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इसी कविता को पढ़ा। दूसरा क्या दे रहा है कि गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम पूरी तरह हिमालय के लिए समर्पित कविता है। यह कविता क्या है, पूरी तरह से हिमालय के लिए समर्पित कविता है, जिसमें हिमालय की गौरव गाथा का क्या किया गया है, तो वर्णन किया गया है। अब दूसरा क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कविता है, तो हिमालय। इस कविता में हिमालय को क्या बताया गया है, इस कविता में हिमालय को देश का गौरव कहा गया है। यह संसार का सबसे ऊंचा और क्या है, बड़ा पर्वत है। कौन सी कविता में, तो हिमालय कविता, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई कविता है। तीसरी कविता क्या है, जयशंकर प्रसाद की कविता क्या है, हिमालय के आंगन में। इस कविता में क्या बताया गया है, यह बताया गया है कि हिमालय की गोद में हमारा देश क्या है, बसा हुआ है, यानी कि हिमालय की गोद में ही हमारा देश है। हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ था और इसकी संस्कृति क्या है, सबसे पुरानी है। इसकी संस्कृति क्या है, सबसे पुरानी है। आगे प्रश्न है, यह लेख, यानी कि कौन सा, हिमालय की बेटियां लेख के बारे में बताया गया है कि यह लेख कब लिखा गया, 1947 में। कब लिखा गया, 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं, यानी कि जब यह कविता लिखी गई, यानी कौन सी कविता, हिमालय की बेटियां, यह कविता सन 1947 में लिखी गई। तब से लेकर अभी तक में कह रहा है कि वहां से जो निकलने वाली नदियां हैं उनमें क्या बदलाव आया है, इट मीन्स क्या परिवर्तन आया है। तो 1947 में यह लेख लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियां उसी तरह से बह तो रही हैं जैसे कि 1947 में बहती थी और अभी भी क्या हो रही है, उसी तरह से बह रही है, लेकिन नदियां अब क्या हो रही हैं, प्रदूषित हो रही हैं। नदियां क्या हो रही हैं,
प्रदूषित हो रही हैं, यानी कि अभी नदियां क्या हो गई हैं, तो प्रदूषित हो गई हैं। जनसंख्या के बढ़ने के कारण, औद्योगिक क्रांति तथा मानवीय उपेक्षा के कारण नदियों के जलों की गुणवत्ता में क्या आ गई है, कमी आ गई है। यानी कि नदियों के जलों की गुणवत्ता जो उसका गुण है उसमें कमी आ गई है। प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या हुआ है, नदियां भी प्रदूषित हो गई हैं। इतने सारे वाहन चलते हैं, इतना धुआं होता है, इतना कचरा होता है, लोग कचरा नदियों में जाके फेंक देते हैं। नहाने जाते हैं तो वहाँ साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, गायों को भैंसों को नदियों में ले जा करके क्या होता है, नहलाया जाता है। तो नदियाँ क्या हो गई हैं, अभी प्रदूषित हो गई हैं। यानी कि नदियों का पानी क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया है। क्वेश्चन कह रहा है बुक में कि अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। कालिदास जो कवि हैं उन्होंने हिमालय को देव आत्मा क्यों कहा है, ऐसा पुस्तक में प्रश्न दिया गया है कि अपने संस्कृत के शिक्षक से पूछिए कि कालिदास जी ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। पढ़िए। हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास है, यानी कि हिमालय पर्वत पर देवतागण रहते हैं, वहाँ निवास करते हैं। ऋषि मुनि हिमालय पर्वत पर निरंतर पूजा पाठ करते रहते हैं, यानी कि ऋषि मुनि सब जो हैं वो हिमालय पर्वत पर हमेशा क्या करते रहते हैं, पूजा अर्चना पूजा पाठ करते रहते हैं, है ना। तो जहाँ पूजा पाठ होती है तो वहाँ तो देवताओं का वास होता ही है। इसी कारण से पूजा पाठ करने के ही कारण कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है, देव आत्मा कहा है। यानी कि अर्थात हिमालय पर देवताओं का क्या है, वास है। हिमालय पर किसका वास है, तो देवी देवताओं का वास है। इसलिए कालिदास जी ने हिमालय को देवात्मा कहा है। अब आगे है अनुमान और कल्पना से प्रश्न। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। प्रश्न क्या कर रहे हैं, फिर से पढ़िए। लेखक ने यानी कि नागार्जुन जी ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। ममता भरी आंखों से देखते हुए क्या कहा है, हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप हिमालय को क्या कहेंगे। नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करके क्या करना है, यहाँ पर अपना सुझाव देना है। लेखक हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां ही कहा है। क्या कहा है, हिमालय की बेटियां कहा है। और हम भी उन्हें क्या कहना चाहेंगे, तो हम भी उन्हें बेटियां ही कहना चाहेंगे। नदियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कार्य हो रहे हैं, जैसे कि नदियों की सफाई की जा रही है, नदियों में कटाव रक्षण का कार्य हो रहा है, नदियों में नहाते समय साबुन, शैम्पू और तेल के इस्तेमाल पर रोक लगाया जा रहा है। जगह जगह डैम का निर्माण हो रहा है जिससे नदियों में जल प्रवाह निरंतर जारी रहे। शहरों से बहने वाले गंदे नालों को नदियों में बहने से रोका जा रहा है। शहर में क्या होता है, बड़े बड़े नाले होते हैं, बड़ी बड़ी नालियाँ होती हैं,
जिसमें कि क्या रहता है, गंदा पानी रहता है, घरों का पानी उन नालियों में जाता है, नालियों से बहते हुए वो कहाँ जाते हैं, नदियों में जाते हैं। तो उस चीज पर अब क्या लगाया जा रहा है, रोक लगाया जा रहा है। यानी कि शहर के नालियों के गंदे पानी को कहाँ नहीं जाने दिया जाए, तो नदियों में जाने नहीं दिया जाए। आगे क्वेश्चन है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए। यानी कि नदी के रहने से हमें क्या लाभ होता है उसके बारे में चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। तो नदियों से हमें निम्नलिखित लाभ है। कैसे? नदियों के पानी से हम खेती कर सकते हैं, है ना। नदियों के पानी से हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। नदियों का पानी क्या होता है कि समतल मैदानों पर भी अगर हम खेती करते हैं, वहाँ पानी डालते हैं, तो वह मिट्टी क्या हो जाती है, वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। नदियाँ मनुष्य, पशु, पक्षी सभी के लिए क्या है, बहुत लाभदायक है। नदियों से मछली पालन में भी क्या मिलती है, मदद मिलती है। यानी कि नदियों से क्या होता है, मछलियों को पकड़ा जाता है, मछुआरे मछली को पकड़ते हैं, उन्हें बाजार में बेचते हैं, तो क्या होता है, उनको प्रॉफिट होता है ना। उनको क्या होता है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी होती है। नदियों से मछली पालन में मदद मिलती है। नदियों के पानी में हम मनोरंजन भी करते हैं, जैसे कि बोटिंग, रिवर राफ्टिंग इत्यादि। और नदियों में मछली पालन होता है, इट मीन्स क्या, नदियों में मछलियाँ लोग पालते भी हैं, वहाँ उनको खाना देते हैं कि और मछलियों की संख्या क्या हो सके, बढ़ सके। फिर वहाँ से वो मछुआरे मछली निकालते हैं और बाजारों में बेचते हैं। नदियों के पानी से हम क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। आजकल तो लोग बोटिंग, जहाँ पानी देखा तालाब है या क्या है, कहीं गए हैं, वाटर पार्क गए हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। तो नदियों में भी हम क्या कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। फिर है, नदियों का पानी हमारे दैनिक कार्य में भी सहायता प्रदान करती है। नदियों में पाई जाने वाली मछलियों को खाद्य पदार्थ के लिए प्रयोग भी किया जाता है। नदियों के पानी से डैम बनाकर पानी को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है। कई सारे उद्योगों में भी नदियों का पानी हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नदियों में हम परिवहन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि क्या होता है कि हम नदियों के, कोई गांव है, बीच में नदी है, मुझे दूसरी तरफ मतलब जाना है, दो गांवों के बीच में नदी है, अब जाने का रास्ता ही नहीं है, तो क्या चलता है, जनरली नाव चलती है ना। तो नाव पे बैठ के हम क्या करते हैं, नदी को पार करके दूसरी गांव की ओर चले जाते हैं। तो ये परिवहन में भी हमें क्या करती है, मदद करती है। नदियों के पानी से मैदान की मिट्टी क्या हो जाते हैं, उपजाऊ होते हैं। यानी कि मैदान के मिट्टी क्या होते हैं, उपजाऊ बनते हैं। सबसे ज्यादा क्या सहायता मिलती है, तो कृषि कार्य में सहायता मिलती है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 3 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।